सो नमस्ते फ्रेंड्स, वी कंटिन्यू आवर लेक्चर जहाँ पे मैंने बोला था हम लोगों ने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें वी कवर्ड 3 काइंड ऑफ सॉइल्स। बाकी के जो सॉइल्स है वो आज अभी हम कवर करने वाले हैं। सो अभी जो डिस्कशन है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल जो है गाइस, ये सॉइल जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था इज़ वेरी सिमिलर इन नेचर टू रेड सॉइल। अब रेड सॉइल से सिमिलर क्यों है? क्योंकि इसका जो कोर है इसके अंदर भी आप क्या पाते हो, यू आर एबल टू फाइंड फेरिक ऑक्साइड। तो इट इज़ वेरी सिमिलर इन इट्स कोर बट एट द सेम टाइम इट इज़ फाउंड ऑन हिली रीजन्स। रेड सॉइल भी हिली रीजन में, ये भी हिली रीजन में, लेकिन द ओनली थिंग विच इज़ डिफरेंट इज द फैक्ट दैट लैटेराइट सॉइल जिन एरियाज में फाउंड होते हैं वो विंडवर्ड साइड पे होती है। विंडवर्ड साइड वही साइड है जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा एयर फ्लो होता है। So as a result of this, can I say that in some period of the year there is a lot of rainfall, तो वो एरिया जो है वो काफ़ी मॉइस्चर रिच होता है एरिया। बट एट द सेम टाइम बाकी अगर ड्यूरेशन ऑफ द ईयर की बात करें तो ये एरिया बहुत ड्राई रहेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द सेम जब ये मिट्टी मॉइस्ट है, वेट है, तो ये जो हमारा सॉइल होगा वो एकदम बटरी स्मूथ होगा, क्लेई नेचर का होगा। बट जैसे ही ड्राई क्लाइमेट वापस दिखने शुरू हो जाता है तो ये हमारी जो मिट्टी है इट बिकम्स एज थिक एंड एज हार्ड एज अ ब्रिक। दैट इज वाई इसका जो नाम भी पड़ा है, इट इज मेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड लैटेराइट जिसका मीनिंग होता है ब्रिक। ओके, तो हम लोगों ने जो पहले 4 पॉइंट है वो तो हम लोगों ने अभी इस डिस्कशन में कवर किए। द 5th पॉइंट ऑफ योर सेज दैट दिस पर्टिकुलर सॉइल इज रिच इन आयरन। आयरन में तो रिच होना ही है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था इसके जो प्रॉपर्टीज है दे आर वेरी सिमिलर टू रेड सॉइल। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो हिल्स और माउंटेन से पाया जाता है ये विंडवर्ड साइड पे पाया जाता है, जबकि लीवर्ड साइड पे रेड सॉइल पाई जाती है। दिस बाय डिफॉल्ट इज देयरफॉर गोइंग टू बी रिच इन आयरन एंड इट इज ऑल्सो रिच इन पोटैश एंड एल्यूमिनियम। लेकिन बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो इस पर्टिकुलर सॉइल में नहीं होता। सो एज सच इट डज नॉट सपोर्ट अ लॉट ऑफ क्रॉप्स। बट फिर भी ये पर्टिकुलर सॉइल को यूज़ किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे विंडवर्ड साइड पे है तो बारिश ज़्यादा गिरती है। तो बारिश अगर गिर रही है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर फिर भी प्रैक्टिस हो सकता है, प्रोवाइडेड हम इस फर्टिलिटी को सुधार लें। तो पानी है, फर्टिलिटी को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू यूज फर्टिलाइजर्स। तो अगर हम एडिक्वेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर लेते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर सॉइल, और ये सॉइल ऑलरेडी विंडवर्ड इलाकों में है तो जहाँ पे बारिश तो वैसे ही नॉर्मली आ रही है, सो इन दैट केस इट कैन सपोर्ट क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी एंड शुगर केन। अब मैंने जानबूझ के, आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है बट मैंने खास तौर पे टी, कॉफ़ी, शुगर लिखा है। ये टी, कॉफ़ी इंपॉर्टेंट बेवरेजेस जिसके बिना हमारा दिन शुरू नहीं होता, और चाय कॉफ़ी बिना शुगर के कौन पीता है? हम तो नहीं पीते, हमारे माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स शायद पीते हो शुगर फ्री वगैरह डाल के, बट हम तो नहीं पीते, राइट। सो देयरफॉर लैटेराइट सॉइल में ये आपकी कहानी है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। मूविंग अहेड हम अभी आते हैं हमारे डेजर्ट सॉइल के ऊपर। अचानक से बैकग्राउंड थोड़ा रंगीन हो गया, थोड़ा सा मूड में आ जाओ बॉयज, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, मज़े से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ये क्रिएटिव तरीका है बॉस, सेम कन्वेंशनल तरीके से जो क्लासरूम में पढ़ रहे थे वैसे नहीं पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना है, मज़े से पढ़ना है। 200 सब्सक्राइबर करा दिया, आज बड़े अच्छे मूड में हूँ मैं। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस रीच दिस माइलस्टोन, और भी काफ़ी माइलस्टोन तोड़ने गाइस। इस तरीके से सपोर्ट करते रहोगे, इतना प्यार जताते रहोगे तो डेफिनेटली इससे भी बढ़िया क्वालिटी की वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आऊँगा 110%। ठीक है, कमिंग बैक टू द डेजर्ट सॉइल। ये जो डेजर्ट सॉइल है ये पाई जाती है इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। अब ये एरिड या सेमी एरिड का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं गिरती। अब अगर बारिश नहीं गिर रही है एंड मोर ओवर ये जो सॉइल है, तो इस सॉइल पे देखने जाओ तो फर्टिलिटी कुछ होती ही नहीं है। अब डेजर्ट में जाके देखिए, डेजर्ट में आपको कुछ दिखता है कैक्टस के अलावा? बिल्कुल नहीं, राइट। तो यहाँ पे जो सॉइल है इसकी फर्टिलिटी तो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, मिनरल्स हैं बट मिनरल्स जो है वो बहुत डिजॉल्व फॉर्म में है, जो इतने नीचे पाए जाते हैं कि कुछ इससे काम ही नहीं हो पाता। यू आर नॉट एबल टू ग्रो इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स एट ऑल इन दिस काइंड ऑफ सॉइल। और ये जो हमारे डेजर्ट है, ये जो हमारा एरिड सेमी एरिड रीजन है, कौन से स्टेट्स में पाया जाता है? बाय डिफॉल्ट राजस्थान तो सबसे पहले मुंह से निकलेगा सबके, बट राजस्थान के अलावा उसके जो बाउंड्री स्टेट्स हैं, उसके जो बाउंड्री पे पेरीफेरी में जो स्टेट्स आते हैं उसके भी कुछ पोर्शंस ये पर्टिकुलर सॉइल में कवर होते हैं। सो विच आर द स्टेट्स? हरियाणा है, साउथ ऑफ पंजाब है, एज वेल एज गुजरात में कच्छ वाला जो रीजन है, उन सब एरियाज में भी आपको डेजर्ट सॉइल पाए, यू विल बी एबल टू फाइंड दिस काइंड ऑफ सॉइल ओवर देयर। अब वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स वाई दिस पर्टिकुलर सॉइल इज नॉट फर्टाइल इज बिकॉज यहाँ पे बारिश ही नहीं गिरती। एग्रीकल्चर करने के लिए बॉस मिट्टी में कितनी भी फर्टिलिटी हो, आपको पानी तो चाहिए और चाहिए।
इसमें भी मिनरल्स हैं, बट मिनरल्स कैसे हैं? डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे धूप इतनी पड़ती है, राइट। सो मिनरल्स जो है वो नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म में नहीं है, सॉइल के पार्टिकल्स काफ़ी लूज हैं, तो मिनरल्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, इट गोज डाउन इन द लेयर ऑफ सॉइल। देयरफॉर इफ यू वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर सॉइल, तो आप इस सॉइल को यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड क्या, आपको एक्सटर्नल हेल्प करनी पड़ेगी। इसके पास है क्या? नहीं है इसके पास इस एरिया में पानी नहीं है, तो आप इरिगेशन दे दो, क्रॉप्स ग्रो हो जाएंगे। क्यों नहीं ग्रो होंगे? यहाँ पे डिजॉल्व मिनरल्स तो है ही, बट यहाँ पे आप फूड क्रॉप्स या वैसे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते जिनको पानी ज़्यादा लगता है, तो बाय डिफॉल्ट इन्फीरियर ग्रेन्स ग्रो करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि ज्वार है और बाजरा है, राइट। आर वी क्लियर विद दिस? सो इस तरीके से ये ज्वार बाजरा पहले भी कहीं देखा था, कौन से सॉइल में देखा था? कमेंट करके बताओ मेरे को। लास्ट वाली वीडियो में था इसका रेफरेंस, कौन से सॉइल में था ज्वार बाजरा, मुझे बताओ, कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। अब हम लोगों ने लैटेराइट सॉइल और डेजर्ट सॉइल है वो कवर कर लिया। नाउ वी कम टू द टू इंपॉर्टेंट सॉइल जो है माउंटेन एंड फॉरेस्ट। अब माउंटेन ना हमारे दिमाग में पहले से परसेप्शन रहता है कि जो माउंटेन है वो बहुत टॉल होता है, तो फॉरेस्ट ऊंचा है कि माउंटेन ऊंचा, तो हमारे दिमाग में परसेप्शन में क्या आएगा कि हमारा जो माउंटेन है वो ज़्यादा ऊंचा है। बट अगर यहाँ पे आप ध्यान से नज़र डालोगे तो सेकंड पॉइंट देखो डिफरेंस के अंदर, माउंटेन सॉइल का एवरेज एल्टीट्यूड देखो और फॉरेस्ट सॉइल का एवरेज एल्टीट्यूड देखो, दुनिया घूम जाएगी आपकी। माउंटेन सॉइल जो है 2700 से 3000 मीटर्स में अब पाया जाता है, जबकि फॉरेस्ट सॉइल की बात करो तो 3000 टू 3100 मीटर्स में ये सॉइल पर्टिकुलर फाउंड हो जाती है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे चीज़ें थोड़ी उल्टी सुलटी है, ज़रा दिमाग ध्यान से लगाना, अच्छे से याद करना, ये चीज़ खास तौर पे याद रखना, क्योंकि यहीं पे आप कुछ गलती करोगे और नंबर सबसे पहले एग्जामिनर के आंख में दिखते हैं। नंबर गलत, सीधा आगे रीड भी नहीं करेंगे, सीधा क्रॉस दे के मार्क्स काट लेंगे आपके, प्लीज़ ध्यान रखिए आप ये। अब जो माउंटेन सॉइल अगर यहाँ पे आपको बोली गई है, तो माउंटेन सॉइल कहाँ कहाँ पे होता है? जहाँ माउंटेन है वहाँ माउंटेन सॉइल है भाई, इट इज़ फाउंड इन द हिमालयन रीजन्स। अब हिमालयन रीजन्स में अगर ये फाउंड है गाइस, तो यहाँ पे कहना है कि अक्यूमुलेशन जो होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि भाई माउंटेन से इरोजन होके तो नीचे प्लेन्स तक जाती है मिट्टी, तो ऊपर जो मिट्टी पाई जाएगी माउंटेन्स के ऊपर वो कैसी होगी? काफ़ी थिन होगी, काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होगी। क्यों थिन और क्यों अंडर डेवलप्ड? क्योंकि भाई इरोजन होके नीचे तो जाना है उसे। तो यहाँ पे माउंटेन सॉइल जो है, यहाँ पे इतना ज़्यादा अगर आप देखने जाओ तो ये सॉइल में इतने न्यूट्रिएंट्स बच ही नहीं पाते, इसका डेप्थ उतना होता ही नहीं है, राइट। अब ये अगर माउंटेन्स की बात करें तो हिमालयन रीजन खासतौर पे बोला गया, तो हिमालयाज भाई है कौन से स्टेट्स में, उनके नाम लिखने हैं आपको। कौन से स्टेट्स में? नॉर्दर्न स्टेट्स जो बाउंड्री पे आते हैं नेपाल के आजू बाजू, उसके नाम लिख दो। तो हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, JNK वाला कश्मीर हो गया और आपका आसाम हो गया। तो उतनी जो ऊपर वाले जो स्टेट्स है जहाँ पे सारे हिमालय हमारे एग्जिस्ट करते हैं, वो वाले स्टेट्स का आपको नाम लिख देना है। एंड लास्ट पॉइंट हमको हर चीज़ में देखना है, क्या देखना है कि भाई अगर मिट्टी है तो किस तरीके का क्रॉप, किस तरीके का प्लांट सपोर्ट करती है। अब है तो माउंटेन, ऊपर जाके कोई खेती बाड़ी तो करने वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? सिर्फ और सिर्फ ट्रीज मिलेंगे। अभी ट्रीज कौन से? पाइन एंड चिड ट्रीज। पाइन एंड चिड ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो उनकी लीव्स खास तौर पे अलग होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से। अब माउंटेन्स के ऊपर है, हिमालयन रीजन्स में तो बाई डिफॉल्ट ये जो सारा इलाका है वहाँ पे कभी कभी स्नोफॉल भी होता है। इस वजह से इन ट्रीज के अगर आप लीव्स देखोगे ना तो स्लोपिंग होते हैं, ग्रीजी होते हैं, ऊपर उसके जो हो वो दोज लीव्स आर मेड इन सच अ वे, उनका जो फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके का होता है कि जो स्नोफॉल है वो स्लोप होके नीचे गिर पड़े, ट्री के ऊपर अटका ना रहे। इस वजह से उसके जो अगर आप लीव्स देखोगे तो उसमें स्पेसिफिक तरीके से कैनोपी बन जाती है वो, सो दैट सारा का सारा स्नोफॉल नीचे की तरफ गिरे। हमारे ट्री सारे ऊपर की तरफ उगते हैं, ये ट्रीज भी ऊपर ही उगते हैं, बट उनके जो लीव्स होते हैं वो कैनोपी नेचर के होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। दैट इज अ डिफरेंट यूनिक फीचर ऑफ माउंटेन सॉइल। ये क्लियर हुआ। अब थोड़ा फॉरेस्ट सॉइल में डिटेल में बात करते हैं। अब फॉरेस्ट जो है हिमालय में, अगर आपने लास्ट ईयर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि हिमालय में भी 3 क्लासिफिकेशन। अब सबसे ऊपर वाला जो हिमाद्री है वहीं पे बर्फ है, बट उसके नीचे जो हिमाचल और शिवालिक है वहाँ पे तो भाई है फॉरेस्ट है कि नहीं है। तो वही जो हिमालयन रीजन्स है वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर टाइप की सॉइल मिलेगी। और उसके अलावा भाई पेनिनसुलर रीजन्स में भी तो हमारे पास फॉरेस्ट है, रिच फॉरेस्ट है। तो उन सब जगहों पे भी जो माउंटेनियस रीजन्स है, जैसे हमारी विंध्या रेंज वगैरह हो गई, राइट, तो वहाँ पे फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है। तो ये सब जगहों पे आपको इस तरीके की सॉइल मिलेगी। क्लियर। अब जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारे लीव्स होंगे वो शेड करेंगे। अब जब भी लीव्स शेड करते हैं तो शेडिंग ऑफ लीव्स के वजह से जब लीव्स डीकम्पोज होंगे तो क्या बनेगा गाइस? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ये ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक मैटर है। आर वी क्लियर?
तो इस तरीके से अगर ये एरियाज खास तौर पे देखने जाएं, हमने ये तो देखा कि भाई ये फाउंड कहाँ पे होता है, हिमालयन रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, बट फिर भी अगर खास तौर पे नाम अगर लेना है तो वेस्टर्न घाट्स के सह्याद्रीज, ईस्टर्न घाट्स और हिमालय, 3 मेजर माउंटेन तो हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्थ में हिमालय और पेनिनसुलर की बात करें तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स पे सिर्फ सह्याद्री का नाम ले लियो आप, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। अब फॉरेस्ट सॉइल में भी अगर आप देखने जाओगे तो भाई वेस्टर्न घाट्स का खास तरीके से आप मेंशन करोगे तो वहाँ पे स्पाइस रूट होता है। आप एक बार गूगल जाके चेक करना स्पाइस रूट में कौन सी जगह कवर होती है। वेस्टर्न घाट्स में खास तौर पे स्पाइसेस का बहुत बढ़िया रूट है, ठीक है। तो टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। अरे सुना सुना सा लग रहा है, टी, कॉफ़ी, शुगर कहाँ था बताना ज़रा मुझे। इससे पहले ही आज ही के लेक्चर में पढ़ा था, टी, कॉफ़ी और शुगर कहाँ है बताइए आप मुझे ज़रूर, ठीक है। टी, कॉफ़ी और शुगर अलग है, टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस अलग है, दोनों ही सॉइल्स को अलग अलग ध्यान में रखना आप। नाउ वी कम टू द मार्शी और पीटी सॉइल। बहुत कम एरिया है हमारा जहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर टाइप की सॉइल मिलती है। खास तौर पे अगर आप देखने जाओ तो सुंदरबन जो इलाका है हमारा, वहाँ पे आपको इस तरीके की सॉइल्स देखने मिलेंगी, ठीक है। अब ये जो एरिया है वो होता कैसा है, सबसे पहले बहुत ह्यूमिड रीजन है। ह्यूमिड रीजन क्यों बॉयज, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहाँ से, किस जगह से पास होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निचली बाजू में है, मतलब इक्वेटोरियल जोन में है। और बिकॉज ये पानी के पास है और गर्म जोन में है, सो बाई डिफॉल्ट जगह कैसी बन जाएगी, ह्यूमिड बन जाएगी। मोर ओवर ये डेल्टा रीजन है, डेल्टा रीजन में सारा का सारा अक्यूमुलेशन जो रिवर्स लेके आती है यहीं पे तो फेंकने वाली है सारी चीज़ें। तो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर रीजन इज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स, ठीक है। अ लॉट ऑफ रिमेन्स from whatever is decomposed also ends up landing over here. That is why this area will be very full of biotic factors. Second, ड्यूरिंग द रेनी सीजन जब बारिश बहुत गिर रही है तब ये जो एरिया होता है वो पूरा का पूरा पानी के नीचे चले जाता है। बट जब ड्राई होता है, वाटर रिसीड कर जाता है, तो जो लैंड दिखने लगती है वहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे आप फार्मिंग कर सकते हो फॉर सम सीजन्स ऑफ द ईयर। क्योंकि जब रेनी सीजन है तब तो लैंड है ही नहीं, सबमर्ज्ड है पानी के अंदर। तो यहाँ पे भी जब आप ये लैंड अगर यूज़ करना चाहते हो, ये मार्शी या पीटी सॉइल को यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी किस तरीके के क्रॉप्स के लिए यूज़ होगा, एक स्पेसिफिक टाइप के क्रॉप के लिए यूज़ होगा। इमेज भी देख लोगे तो पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या ग्रो होता है, पैडी ग्रो होता है, ठीक है। पैडी इज़ वॉट, रॉ फॉर्म ऑफ राइस। जब पैडी को हम लोग प्रोसेस करते हैं फैक्ट्री में जाके, तब जाके आपका चावल बनता है जो आप कंज्यूम करते हो। बट उसका जो एक्चुअल क्रॉप है, उस क्रॉप को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पैडी। क्लियर। अब बिकॉज हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर रीजन इज गोइंग टू बी रिच इन ह्यूमस, बट एट द सेम टाइम इट इज डेफिशिएंट इन अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फेट एंड पोटैश, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा गाइस। नाउ जगह कौन सी है, तो हमने एक जगह तो सुंदरबन वाली याद कर ली थी भाई, वो तो वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा। अदरवाइज दोज एरियाज विच आर ऑन द कोस्टल बेल्ट्स, कौन से कोस्टल बेल्ट्स में देखो, कोस्टल तमिलनाडु वाला जो इलाका है वहाँ पे आपको मिलेगा मार्शी और पीटी सॉइल। जो जब रेनफॉल है तब पूरा का पूरा पानी सबमर्ज, पूरा का पूरा लैंड पानी में सबमर्ज्ड है, और जब ड्राई सीजन है तब आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे फार्मिंग के लिए लैंड को रिक्लेम कर रहे हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से एरियाज हैं, बिहार एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो समझ में आई। ये जो बात की थोड़ी सी सॉइल्स थी वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप देखोगे तो जो सारे सॉइल्स की हम लोगों ने बातें की थी वो एक्सट्रीमली एसेंशियल। और दूसरी चीज़ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, लैटेराइट सॉइल में इट कैन ग्रो क्रॉप्स विद एडिशन ऑफ व्हाट, फर्टिलाइजर। और जब हम लोग बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की तो उसमें भी क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं विद एडिशन ऑफ व्हाट, इरिगेशन फैसिलिटी। तो ये चीज़ दोनों ध्यान रखना, आप वहाँ पे धोखा खा सकते हो, ठीक है। अगर MCQ फॉर्म में पूछा तो दोनों ऑप्शंस रखेंगे वो लोग वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो प्लीज़ बी वेरी वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज रिटन ओवर देयर। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब भाई सॉइल, हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि भाई सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है, हाउ इंपॉर्टेंट सॉइल इज, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। बट अब सॉइल इरोजन का मीनिंग क्या है, कि जो हमारी फर्टाइल सॉइल है जो सारे क्रॉप्स को सपोर्ट करती है, ये सॉइल अगर एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, दैट मीन्स फ्रॉम वन प्लेस इट इज मूविंग टू अनदर प्लेस। अब उसके पैर लगे क्या, खुद ब खुद तो जाएगी नहीं। सो व्हाट इज द रीजन वाई दिस पर्टिकुलर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल विल गो अवे, विल ट्रांसलोकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ एयर एंड वाटर। तो
तो जब मूविंग एयर है, ज़्यादा फ्लो में एयर आ रही है, बहुत बहाव में पानी बह रहा है, तो क्या होगा, जो ऊपर की फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है वो अपने साथ वॉश अवे करके ले जाएगा। एंड जैसे ही ये फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल चली गई, वैसे ही वो जो लैंड है दैट विल बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि सॉइल के अंदर ही तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं। तो अगर इरोजन हुआ तो ये तो भाई हमारे लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को पूरी तरीके से खा जाएगा। सो दैट इज वाई सॉइल इरोजन, ये जो प्रोसेस है, जो मूविंग एयर एंड मूविंग वाटर के वजह से फर्टाइल सॉइल वॉश अवे हो जाती है, दिस ऑलवेज विल इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन अ नेगेटिव वे। तो जब ये सॉइल हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है तो भी हमें करना क्या चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन करना चाहिए। तो सॉइल इरोजन क्या है और सॉइल कंजर्वेशन क्या है, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। अब जो कॉजेज होते हैं जिसके वजह से इरोजन होता है, अगर उन कॉजेज के साथ हम लोग डील कर लें तो क्या कहीं ना कहीं सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। सो नाउ लेट्स लुक एट विच आर द कॉजेज एंड व्हाट आर द कंट्रोल्स और व्हाट आर द कॉजेज फॉर इरोजन, और उस कॉजेज को हम लोग कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इन टर्म्स ऑफ कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन इज ओवर ग्रेजिंग। अब ह्यूमंस जो है वो अपने पास कैटल जो अपने साथ रखते हैं उनको फीड करने के लिए लेके जाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट पर्टिकुलर कैटल इज गोइंग टू ग्रेज ऑन द ग्रास विच इज अवेलेबल। अब कोई भी वेजिटेशन जो होता है ना गाइस, उसके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। अब अगर वेजिटेशन नहीं है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से वेजिटेशन हट चुका है, तो बाय डिफॉल्ट वो सैंड पार्टिकल जो है वो लूज हो गए, और अगर लूज हो गए तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही एयर या वाटर आएगा तो वो बह जाएगा उसके साथ। देयरफॉर ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर सॉइल इरोजन। सेकेंड कॉज अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस वाटर रन ऑफ। सरफेस वाटर रन ऑफ का मीनिंग है कि कई जगहों पे जब फार्म में ओवर इरिगेशन हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देते हो तो पानी बहने लगता है, राइट। तो जैसे जैसे वो पानी बहता है, अगर पानी में फोर्स है तो अपने साथ साथ वो मिट्टी लेके भी चला जाएगा। तो जो सरफेस है, सरफेस लैंड जो है, उसके ऊपर अगर पानी ओवरफ्लो होता है तो अपने साथ मिट्टी भी लेके चला जाता है, और उस वजह से जो फर्टाइल सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसलोकेट हो जाती है, ठीक है। एंड इस वजह से सॉइल इरोजन होता है। थर्ड चीज़, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन तो पॉइंट है यार। तो डिफॉरेस्टेशन का भी जो वही पॉइंट है जो ओवर ग्रेजिंग में था। अगर आप ट्रीज को काट दोगे, अगर ट्रीज को आपने काट दिया तो बाय डिफॉल्ट वो रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़ के नहीं रखेंगे, और अगर सॉइल्स को पकड़ के नहीं रखा तो बाय डिफॉल्ट इट विल बिकम, कोई बैरियर नहीं है ना। देखो आज अगर ट्री लगा हुआ है और मूविंग एयर भी है तो वो एयर के लिए ट्री बैरियर बन जाता है। तो वो जो एयर है वो कहीं ना कहीं सीधा सॉइल के ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर सकती। बट अगर ट्री है ही नहीं तो मिट्टी को रूट्स ने पकड़ के रखा है नहीं, कोई बैरियर नहीं है एयर के लिए, तो एयर और वाटर दोनों ही चीज़ें मिल के ये पर्टिकुलर सॉइल को इरोड आराम से कर सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज फ्लड। फ्लड के ऊपर पे किसी का कंट्रोल नहीं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, तो मिट्टी तो क्या ही चीज़ है। सो वी अंडरस्टैंड दैट दीज आर द डिफरेंट कॉजेज विच आर रिजल्टिंग इन टू सॉइल इरोजन। Now what can we do to control all of these factors and preserve our soil which is such an important resource? तो वही चीज़ हो जाएंगे हमारे लिए measures to control soil erosion। तो फर्स्ट चीज़ है, अगर ओवर ग्रेजिंग के वजह से आपका इरोजन हो रहा है तो कंट्रोल करो भाई, प्रिवेंट करो, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि इस एरिया के आगे आप ग्रेजिंग करवाने जा ही नहीं सकते, तो ओवर ग्रेजिंग होगी ही नहीं, ठीक है। आगे कॉन्टूर फार्मिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड। अब कॉन्टूर फार्मिंग का मीनिंग क्या है वो अपने को समझना है। अब ये जो पॉइंट है ये किसका सोल्यूशन है? सरफेस वाटर रन ऑफ का सोल्यूशन है, कि जो बहता हुआ पानी जो हमारा होता है वो अगर सपोज एक हिल है, स्लोप है, अगर यहाँ से पानी सरफेस नीचे जा रहा है तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे स्पीड भी पकड़ेगा, और स्पीड पकड़ते पकड़ते अपने साथ ज़्यादा सॉइल नीचे लेते हुए चला जाएगा। बट अगर यही चीज़ स्टेप फॉर्म में हुई, इस तरीके से हुआ, तो यहाँ से जो पानी आएगा वो धीरे से यहाँ पे गिरेगा, तो पानी फोर्स पकड़ ही नहीं पाएगा। तो हमें करना क्या है? वी हैव टू प्रैक्टिस कॉन्टूर फार्मिंग, जहाँ पे अगर आप एक हिली रीजन पे, अगर एक हिली रीजन के ऊपर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपको करना क्या है? स्टेप फॉर्मेट में आप पूरा का पूरा अपना फार्म सेट करो। उसकी वजह से होगा क्या? जो स्पीड ऑफ वाटर है उस पर चेक पॉइंट आ जाएगा, राइट। और वो चेक पॉइंट आने की वजह से जो मिट्टी है वो ज़्यादा एक साथ इरोड नहीं हो पाएगी। आर वी क्लियर विद कॉन्टूर फार्मिंग नाउ? डिफॉरेस्टेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिजल्टिंग इन टू सॉइल इरोजन। तो अगर पेड़ काटने की वजह से मिट्टी खराब हो रही है तो पेड़ उगाओ, गलत क्या बात है? सो डू एफॉरेस्टेशन, करेक्ट। अब फ्लड्स की अगर हम लोग बात करें, फ्लड्स वर अ कॉज फॉर सॉइल इरोजन, तो अगर फ्लड्स को हमें चेक करना है,
फ्लड्स का जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो नदियाँ हैं, नदियों में अगर हम लोग चेक डैम्स क्रिएट कर देते हैं तो नदियों का फ्लो आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकते हो। तो नदियाँ जो है वो ओवरफ्लो नहीं होंगी, आजू बाजू का इलाका जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो चेक डैम्स क्रिएट करो भाई, तो आप जो रिवर का फ्लो इसको रेगुलेट कर सको, ठीक है। तो फ्लडिंग जो है वो काफ़ी हद तक आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। आगे बोला है मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग आपको अपनाना चाहिए, जिसमें है हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन एंड टेरेस फार्मिंग। अब ये हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन एंड टेरेस फार्मिंग जो है ना गाइस, टेरेस फार्मिंग में क्या है आपको समझाता हूँ। सपोज ये एक हिल है, अभी हिल का जो टॉप है, आप टॉप को एक पर्टिकुलर लेयर में एडजस्ट कर देते हो, लैंड जो अनइवन है उसको लेवल्ड कर दिया, तो वहाँ पे आप टेरेस पे फार्मिंग कर रहे हो। एंड साथ साथ जो नीचे का जो लेयर है उस पूरे लेयर्स में आप कॉन्टूर फार्मिंग कर रहे हो, स्टेप वाइज बना रहे हो तो चीज़ें। उसके चलते होगा क्या, ऊपर का जो लैंड है बिकॉज इट इज़ अ फ्लैट सरफेस, आपने उसको टेरेस फॉर्म में लेवल्ड बना दिया है, तो वहाँ पे भी इरोजन इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ऊपर से बारिश गिर रही है या हवा भी चल रही है, कल्टीवेशन जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगा, तो सॉइल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। बट अगर आप स्लैंटेड लैंड के ऊपर आपने प्लांटेशन करके रखा हुआ है, तो हवा है या पानी है, दोनों चीज़ ना ही सिर्फ प्लांट को इम्पैक्ट करेगी बट आपके सॉइल को भी इक्वली इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन का मीनिंग क्या है गाइस, आप स्ट्रिप्स के तरह फार्मिंग कर रहे हो, स्ट्रिप्स में फार्मिंग कर रहे हो। वो स्ट्रिप्स में फार्मिंग करने की वजह से हो क्या रहा है, आपका जो डेजर्टिफिकेशन है वो कम हो रहा है, क्योंकि आपका जो भी कल्टीवेशन होता है ना वो एक बैरियर बन जाता है विंड के लिए, वाटर के लिए, तो वो एक साथ ले नहीं जा पाता सब कुछ। हॉरिजॉन्टल अलग अलग स्ट्रेचेस में आपने फार्मिंग करके रखा हुआ है, तो ये जो कल्टीवेशन है वो कहीं ना कहीं बैरियर बन जाएगा, ऑब्स्टेकल बनेगा, तो जो अगर सॉइल इरोड होगी भी तो वहाँ पे जाके वापस सेटल हो जाएगी, तो ज़्यादा लेयर तक आपको दिक्कत नहीं होगी, सॉइल जो आपकी फर्टिलिटी है वो इधर से उधर डिसलोकेट नहीं होने वाली, तो वो हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन का आपका फ़ायदा है। लास्ट जो पॉइंट है, ह्यूमस कंटेंट फॉर सॉइल फर्टिलिटी इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर हम देखें केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको एज एन इंसान फिट रहना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी सुधारनी चाहिए, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। आप दवाई के भरोसे जियोगे तो ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। वही फंडा केमिकल फर्टिलाइजर के साथ है। एक बार आपने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपका जो क्रॉप है और जो कल्टीवेशन है वो कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट हो जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर, तो आप वो होने ही मत दो। सॉइल में क्यों आपको केमिकल्स ऐड करना है, आप ह्यूमस कंटेंट डालो, ऑर्गेनिक चीज़ें डालो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो, राइट। एंड देयरफॉर यूज दैट पर्टिकुलर सॉइल to grow your crops in a very natural way rather than feeding it with chemical fertilizers. I hope all of these points are absolutely clear. With this particular chapter comes to an end. आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक को अच्छे से एक बार गो थ्रू करो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखो, मैं स्पेसिफिकली डाउट्स के लिए एक अलग लेक्चर बना दूंगा आपका, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच ऑल फ्रॉम मी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ आई विल स्टार्ट वन मोर चैप्टर जस्ट आफ्टर दिस इज ओवर, एंड ये जर्नी शुरू रहेगी। एज आई सेड, थैंक यू अगेन फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। इस चीज़ के बारे में शेयर करो यार, इस साल के एंड तक मुझे कैसे भी करके 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करना है, और ये सब आप ही कर सकते हो। अगर आपने सपोर्ट किया तो हम मोटिवेटेड रहेंगे तो कॉन्स्टेंटली आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे, थैंक यू सो मच।